नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और हम सबसे पहले बात करेंगे मंथन जारी विधानसभा की तैयारी। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए। इन चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिला। ऐसे में बीजेपी अब सत्ता में आकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में मनसा अनुरूप फल न आने पर और जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, ऐसे में बीजेपी के अनुसार रिजल्ट न आने के बाद एक तरफ जहां मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कमर कस ली है उन राज्यों की विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त की है। तो लोकसभा चुनाव के मंथन के बाद अब विधानसभा पर खास नजर बीजेपी की बन गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी हाईकमान ने महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है, जबकि सह प्रभारी की भूमिका में अश्विनी वैष्णव रहेंगे। वहीं हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, जबकि विप्लव कुमार देव सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरह झारखंड का प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। यहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी की भूमिका अदा करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से होगी। तो लोकसभा चुनाव में मनसानुरूप परिणाम न आने के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, विधानसभावार लोकसभावार मंथन बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ जैसा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है, तो उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अब उन राज्यों पर निगाहें गड़ा ली हैं जिन राज्यों में अगले 6 महीने या अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और इनमें से कुछ राज्यों के लिए आप लिस्ट देख सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने शुरू कर दी है और इनके माध्यम से अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। तो लगातार जहां बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा है और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम मिले उस पर मंथन पार्टी कर रही है। कहां पर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा उस पर लगातार ध्यान दे रही। दूसरी तरफ अब विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। अब विधानसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। तो लोकसभा के चुनाव के मंथन के बीच भारतीय जनता पार्टी का यह अहम कदम सामने आया है। आपको बता दें, सभी पार्टियां जहां चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरीके की तैयारियां करती हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से हमेशा 2 कदम आगे रहती है। और चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या निकाय चुनाव की, छोटे से छोटे चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है और उसकी पूरी तैयारी करती है। सभी तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं से भी कोई कमी पार्टी की तरफ से नहीं रखा जाता है। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। तो अब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के परिणामों का मंथन कर रही है, दूसरी तरफ एक्टिव मोड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के प्रभारियों की नियुक्ति और सह प्रभारियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है। देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो लोकसभा का प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब जो है जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव को लेकर के लगातार जो है अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो उप चुनाव प्रभारी है और सह प्रभारी है उनकी भी नियुक्ति करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री का दायित्व है उनके पास में। इसके साथ अश्विनी वैष्णव
उनको जो है प्रदेश का सह उप प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ हरियाणा की अगर बात करते हैं तो धर्मेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है, और झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को इस बार जो है जिम्मेदारी दी गई है। यानी कहीं ना कहीं जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सह प्रभारी और चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति जो है पहले से ही शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कमी या कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये चाहती है कि निश्चित तौर पर जितनी हमारी सीटें हैं पूरे भारत में उनको किसी तरीके से जीतना है, और इस जीत को लेकर के लगातार जो नियुक्तियां हैं वो लगातार हो रही है। जी निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने की है। और अब बात करेंगे स्पीकर पर बनेगी बात। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। अब बस इंतजार है संसद सत्र के आगाज होने का। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये पद अपने पास रखना चाहती है। डिप्टी स्पीकर का पद वो टीडीपी या जेडीयू या अपने अन्य सहयोगियों को जरूर देने पर विचार कर रही है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल जाए। विपक्ष की दलील है कि बीजेपी के करिया मुंडा को यूपीए ने डिप्टी स्पीकर बनाया था, ऐसे में सरकार को भी विपक्ष का ख्याल करना चाहिए। इधर सरकार की कोशिश है कि स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो। इसके लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी भी दी गई है। राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों और भाजपा के सहयोगी दलों से बातचीत कर एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब स्पीकर पर माथापच्ची चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बात को लेकर माथापच्ची छिड़ी हुई है कि स्पीकर किसको बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पद को, ये काफी अहम पद है और इस पद को अपने सहयोगी पार्टियों को देना नहीं चाहती है। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू की अगर बात की जाए तो ये दोनों सहयोगी दल जो एनडीए के सहयोगी हैं, ये भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद उनके कोटे में आए। मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद जरूर सहयोगियों को मिलेंगे, लेकिन जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी यानी कि जो एनडीए के सहयोगी हैं वो अब इस पर राजी होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उस पर भी देखने वाली बात रहेगी। अब बात करेंगे ट्रेन डिरेल मौत का खेल। पश्चिम बंगाल में सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। एडिशनल एसपी अभिषेक राय के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, तभी पीछे से मालगाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें सिलीगुड़ी में सुबह ही भारी बारिश हुई और बचाव कार्य में बारिश को लेकर बाधा भी देखने को मिली। जिस लाइन पर यह हादसा हुआ है वो कोलकाता से सिलीगुड़ी तक मुख्य रेल मार्ग संपर्क मार्ग है, जिसके चलते लंबी दूरी की रेल सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। आपको बता दें सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई है। फिलहाल घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें उनका वहां पर उपचार जारी है। कई घायलों की हालत बताया जा रहा है कि काफी गंभीर है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, निगरानी की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें घटनास्थल पर कई अधिकारी पहुंचे हैं और वो इस घटना की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषियों को चिन्हित करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया और घटना पर दुख जताया। वहीं पीएमओ ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। तो ट्रेन हादसे के बाद अब बचाव कार्य एक तरफ जारी है, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ
जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। कई अधिकारी इस दौरान मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से, घायलों से हालचाल जानने के लिए भी अधिकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं। और अब जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो इस घटना की जांच की बात कर रहे हैं। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के हादसे लगातार होते हैं, जांच पर जांच की बात सामने आती है, लेकिन नतीजे सिफर ही नजर आते हैं। एक के बाद इस तरह के लगातार हादसे होते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके बाद अब एक बार फिर से ये बड़ा रेल हादसा देखने को मिला है। अब ये हादसा तकनीकी खामियों की वजह से हुआ, मानव निर्मित ये हादसा है, ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं रेलवे की व्यवस्था पर, रेलवे की तकनीकी पर, कि बार बार इस तरीके के रेल हादसे आखिर क्यों होते हैं। और अब बात करेंगे सियासत ने गढ़ा और कद बढ़ा। हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह का कद एनडीए की इस बार की सरकार में कुछ ज्यादा अहमियत उनको दी जा रही है और उनका कद निश्चित रूप से इस बार बढ़ा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ है। कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। अब नए मंत्रियों ने चार्ज भी अपना संभाल लिया है। सरकार गठन के मोर्चे पर अगर देखें तो सभी काम भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण काम बाकी है, वो ये है कि वो स्पीकर का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। इस दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी होना है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी भी यह पद अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में अब संकट मोचक की भूमिका में राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। वो एनडीए के सभी सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजनाथ सिंह की आवास पर कल अहम बैठक की गई, तो इस बार जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं एनडीए की अगर बात की जाए या बीजेपी की, राजनाथ उसमें प्रमुख चेहरा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार बहुमत न मिलने की वजह से, गठबंधन की सरकार बनने की वजह से राजनाथ का जो रुतबा है वो काफी इस बार बढ़ा है। हालांकि राजनाथ को मंत्रालय भी पिछला ही मिला है, जो पिछले कार्यकाल में वो रक्षा मंत्री थे, इस बार भी वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन पार्टी में और सरकार में उनकी अहमियत की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह की अहमियत इस बार कुछ ज्यादा नजर आ रही है। अब कह लीजिए एनडीए में उनकी सभी दलों से अच्छी उनकी ट्यूनिंग है, या ये कह लीजिए कि वो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और सभी दलों को साथ में लेकर चलने का जो हुनर है वो राजनाथ में काफी देखा जा रहा है। संवाद के माहिर राजनाथ सिंह ने एनडीए के कुनबे को एकजुट रखने का जिम्मा संभाला है और अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक की। राजनाथ के आवास पर हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, जेडीयू के ललन सिंह बैठक में मौजूद थे। बैठक में स्पीकर के लिए सांसदों के नाम पर चर्चा हुई, उसके लिए विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की बात सामने आई। तो राजनाथ सिंह की हम बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कद संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजनाथ का कद इस बार बढ़ा है या ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। संदीप, लखनऊ से रिकॉर्ड मतों से जीतकर आए राजनाथ सिंह को हालांकि मंत्रालय तो पिछला ही मिला है, लेकिन इस कार्यकाल में मोदी सरकार 3.0 में राजनाथ का कद जैसा कि बात भी किया जा रहा है और देखने को भी मिल रहा है, अहमियत राजनाथ को ज्यादा मिल रही है और उनके कद के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि उनका कद इस सरकार में ज्यादा बढ़ा नजर आ रहा है।
देखिए मनोज, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं, 3 बार के सांसद लखनऊ से रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बात देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल रहा है हमेशा एक अच्छे कद के नेताओं में से इनकी गिनती रही है। क्योंकि राजनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं तो राजनाथ सिंह का भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करती है और जहां से सांसद चुने गए, यानी कि लखनऊ से जब सांसद चुने गए, लखनऊ की जनता भी काफी ज्यादा स्नेह करती है। क्योंकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री का पद वो संभाल रहे हैं और इस बार मोदी सरकार 3.0 में इस बार फिर में मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि राजनाथ सिंह को जिस तरीके से ये बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी गई है, फिर से उन्हें रक्षा मंत्री का काम दिया गया है, तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से लगातार राजनाथ सिंह का जो कद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से काफी उनका स्नेह रहा है और उत्तर प्रदेश से खासतौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग उनको जो है लगातार अपनत्व की भावना से उन्हें देखा करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये माना जाता है कि राजनाथ सिंह का कद भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और शायद यही वजह है कि लगातार इनको दूसरे दर्जे का नेता जो है आज जो है बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह की लगातार अगर नेता चर्चाएं होती हैं, अगर इस पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो निश्चित तौर पे राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश की जनता काफी स्नेह से देखती है। वजह यह है कि साफ तौर पे विकास कार्य है, जो लखनऊ के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो राजनाथ सिंह की देन है। जो जहां पर भी बड़ी जाम की ऐसी समस्या उत्पन्न होती, वहां पर राजनाथ सिंह के द्वारा निर्माण जो है वो कराया जाता। तो एक भारतीय जनता पार्टी में वो जिस तरीके से राजनाथ सिंह का कद जो है पहले से ही बढ़ा था और अभी और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी निश्चित रूप से संदीप, इस जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजनाथ की स्वीकार्यता लगातार अब बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो या एनडीए की हो, इस बार राजनाथ को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और महत्वपूर्ण बैठकों में और महत्वपूर्ण निर्णयों में राजनाथ को शामिल किया जा रहा है और राजनाथ उसकी अगुवाई भी करते नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे हादसे में गई जान, आने लगे बयान। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे को सेल्फ प्रमोशन का मंच बना दिया गया। यह हादसा कटु वास्तविकता की याद दिला रहा है और वे सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है। एक वंदे भारत चला देने से अन्य रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घटना स्थल पर पहुंचने को लेकर भी कटाक्ष किया। आगे उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने देश पर बड़ा एहसान किया है कि वो घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। एक जमाने में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अब ये इसमें भी तारीफ बटोरते हैं कि वे घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में कई यात्रियों की मृत्यु की खबर पीड़ादायक है। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले ये कामना है। मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर होने से अभी तक जो जान गंवाने वालों की जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 15 है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। फिलहाल घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य चल रहा है। रेल के बड़े अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और गहनता से इसकी जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन सियासत भी अब इस हादसे के बाद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इस हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को घेरा है। पिछले 10 साल में रेलवे के काम को नाकाफी बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 सालों में सिर्फ रेलवे का सेल्फ प्रमोशन हुआ है, रेलवे में काम नहीं हुआ है। वहीं पवन खेड़ा ने भी जमकर निशाना साधा है सरकार पर। तो लगातार रेल हादसे जिस तरीके से हो रहे हैं वो जरूर उन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब राजनीति भी इस हादसे के बाद इस बार फिर से देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने अपने बयान जारी किए हैं और बयान में सरकार को इस हादसे के बाद घेरा है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक हादसे निश्चित रूप से ये बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर रेल व्यवस्थाएं किस तरीके की
बन गई हैं कि हादसे पे हादसे होते हैं और नतीजा हर बार सिफर नजर आता है। अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की आंच सीबीआई जांच। उससे पहले दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक जारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। राहुल की संसदीय सीट को लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें अहम फैसला सामने आ सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। तो राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक जारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की को लेकर इसमें चर्चा होनी है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से। सोनिया और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की आंच सीबीआई की जांच। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस प्रकरण की जांच अपने हाथों में ली है। आपको बता दें कि देश भर में निवेशकों की रकम हड़पने को लेकर केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सीबीआई ने पूर्व सांसद से जुड़ी कंपनियां अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड द्वारा निवेशकों को लुभावनी स्कीम पर भूखंड और मकान देने का झांसा देकर गाढ़ी कमाई हड़पने के मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई द्वारा मुकदमे में केडी सिंह के साथ ब्रजमोहन महाजन, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुचित्रा खेमकर, नंद किशोर सिंह, जयश्री प्रकाश सिंह, छत्रपाल सिंह और नरेंद्र सिंह को नामजद किया गया है। दरअसल केडी सिंह और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में भदोही में कंपनियों का कार्यालय खोलने के बाद लुभावनी स्कीमों के जरिए निवेशकों से करीब 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे। बाद में निवेशकों को भूखंड नहीं दिए। निवेशकों द्वारा अपनी रकम वापस मांगने पर कंपनी के संचालक वर्ष 2018 में कार्यालय बंद कर भाग गए। वहीं केडी सिंह और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने 2 साल के भीतर मुकदमा दर्ज कर किया है। इससे पहले प्रदेश सरकार की सिफारिश पर आजमगढ़ में दर्ज मुकदमे की जांच भी सीबीआई ने 26 जुलाई 2022 को टेक ओवर की थी। करीब 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह मुकदमा निवेशक विजय कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। सीबीआई ने तब केडी सिंह के 12 ठिकानों पर छापा भी मारा था। उसके बाद सीबीआई ने केडी सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने करीब 30 करोड़ की संपत्ति भी उस दौरान जब्त की थी। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था केडी सिंह के खिलाफ, जिसके बाद बीते मार्च माह में उनकी करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। इसमें एयरक्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 250 बीघा भूमि और सिरमौर में 78 बीघा भूमि शामिल है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में अल्केमिस्ट रियल्टी के 18 फ्लैट भी जब्त किए गए थे। ईडी की जांच से सामने आया था कि केडी सिंह ने कंपनियों के जरिए कई राज्यों के निवेशकों के करीब 1900 करोड़ रुपए हड़पे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप में केडी सिंह पर एक बार फिर से सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इससे पहले भी मामला दर्ज किया जा चुका था और यूपी सरकार की सिफारिश पर एक बार फिर से टीएमसी नेता केडी सिंह पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।